चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल अपन ने कंडीशनल का बेसिक कर लिया, क्या होता है C1, C2, C3 में क्या डिफरेंस है, इफ वर्ड्स कौन से होते हैं, ये कल अपन ने देख लिया। ठीक है, जो अदर कंडीशनल्स है ना वो अपने बाद में ही कराएंगे उसका, क्योंकि रिलेवेंस अभी है नहीं। C1, C2, C3 में थोड़ी कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है, पहले उसी को हैंडल करेंगे। और इससे पहले कि अपने C1, C2, C3 के फॉर्मूलाज पे चलें, एक बेसिक सी बात अपने और जान लेते हैं कि मोडाल्स को अपने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मोडाल्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट की तरफ इशारा करते हैं, और कुछ मोडाल्स ऐसे होते हैं जो पास्ट की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वाले कौन कौन से हैं? विल, शेल, मे, कैन, मस्ट और शुड। और पास्ट वाले वुड, कुड, माइट, शुड। क्लियर है जी? तो जो कॉमन है वो एक ही है, शुड। अगर उसमें सही नहीं है तो कर लो, कॉमन एक ही है, शुड नहीं। मस्ट सिर्फ प्रेजेंट में ही है, हाँ वो ठीक कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कॉमन सिर्फ एक ही है, कौन सा? शुड एक ऐसा मोडाल है जो आप प्रेजेंट में, पास्ट में यूज दोनों में ही कर सकते हो। तो अब यहां पे, अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, क्योंकि अगर किसी फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट का मोडाल चाहिए, और वहां अगर आपने कुड या वुड लगा दिया तो वो क्या माना जाएगा? और अगर लिखा है पास्ट का मोडाल चाहिए और वहां विल शेल लगा दिख गया तो गलत। ठीक है जी? अच्छा, मीनिंग पता है सबको थोड़ा थोड़ा? विल शेल का मतलब क्या होता है? इच्छा। विल शेल वगैरह क्या बताते हैं? विल शेल और ये वुड। अगर मैं कहूं, अगर मैं बात करूं विल और, अगर हम बात करें विल और वुड की, तो विल और वुड क्या बताते हैं? इच्छा या इरादा। इच्छा या इरादा। कैन और कुड, कैन और कुड पोटेंशियल, कैपेसिटी। कहते हैं ना, कर सकता है या कर सकता था, तुम ये काम कर सकते हो या कर सकते। तो कैन और कुड क्या बताते हैं? पोटेंशियल। या मे और माइट क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी, चांसेस। किसकी बात करते हैं ये? चांसेस की, यानी पॉसिबिलिटी की, कि शायद हो जाता, शायद हो जाए। तो शायद वाली कोई बात करनी हो, संभावना दिखाने वाली बात करनी हो, तो किससे आती है? और मस्ट जो होता है, मस्ट, मस्ट का मतलब फिर पड़ेगा वाली बात हो जाती है, भी कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर कार्ड, अगर एग्जाम देने जाना है तो एडमिट कार्ड देख लेना, ले जाओ तो, या ले जाना पड़ेगा? समझ आई? समझ आई? करना ये। तो मस्ट का मतलब समझ आ गया? चलिए, तो अब शुरू करते हैं, सीधा फॉर्मूले पे चलते हैं अपने। पहला है C1। C1, तो C1 हम तभी यूज करेंगे जब शर्त अभी, शर्त के चांस अभी पूरा होने के हैं, यानी वो शर्त अभी फ्यूचर में है, अभी वो बात अभी फ्यूचर में है, अभी चांस हमारे पास है। ठीक है ना? अगर तुम अच्छा खेलोगे तो जीत जाओगे, इसका मतलब अभी वो बात फ्यूचर में है, अभी हमारे पास टाइम है। तो बात तो फ्यूचर की है, और मैं बोल भी कैसा रहा हूं कि अगर तुम अच्छा खेलोगे, तो मेरा दिल, अगर मेरे को ये लाइन बोलनी है कि तुम अच्छा खेलोगे, तो आपको क्या लगता है मेरा दिल करेगा क्या लिखने का? इफ यू विल प्ले वेल, ऐसा ही है। इफ यू विल प्ले वेल, अगर तुम अच्छा खेलोगे।
यू विल विन द मैच, यू विल विन द मैच। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कि अगर तुम अच्छा खेलोगे तो मैच जीत जाओगे। एक बार लिखना नहीं। अब अगर तुम अच्छा खेलोगे, ये ऐसे आपको सही लग रहा है या विल के बिना? मैं विल हटा दूं या विल लगा रहने दूं? अगर तुम अच्छा खेलोगे, मजा विल लगा के आएगा, लेकिन क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, हमें यहां पे मोडाल का यूज, इफ क्लॉज के अंदर मोडाल कभी नहीं आएगा, चाहे C1 हो, C2 हो, C3 हो, कुछ भी हो। हम कोई भी टाइप का सेंटेंस बना दें कंडीशनल का, इफ क्लॉज के अंदर कभी भी मोडाल नहीं आएगा। तो अब अगर तो मैं इसको टेंस के हिसाब से पढ़ूं तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? अगर तुम अच्छा खेलते हो, अगर तुम अच्छा, लेकिन अगर कंडीशनल के हिसाब से हिंदी बनाऊं तो हिंदी क्या बनेगी? अगर तुम अच्छा खेलोगे। फर्क समझ आ रहा है? तो कंडीशनल के अंदर अभी हम किस में है? C1 में। अभी हम किसके अंदर हैं? तो C1 के अंदर अभी हम हैं C1 में। तो C1 के अंदर एक इफ क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। तो जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इफ क्लॉज किस में लिखा जाता है? लेकिन मीनिंग किसका देता है? फ्यूचर का। ये नोट कर लो ये बात। C1 के अंदर इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, लेकिन मीनिंग किसका देता है? फ्यूचर का। ठीक है ना? देखो लिखा हुआ मैंने यहां पे, इफ क्लॉज क्या है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना? चाहे यहीं लिख लो, इफ क्लॉज है किसके अंदर? प्रेजेंट टेंस में, लेकिन मीनिंग किसका देगा? फ्यूचर का। ठीक है जी? तो इफ क्लॉज का फॉर्मूला क्या है? देखो, इफ क्लॉज का फॉर्मूला क्या है? इफ वर्ड, और इफ वर्ड के साथ आगे प्रेजेंट के अंदर कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, इफ वर्ड होगा और इफ वर्ड के साथ प्रेजेंट का कोई भी। तो अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कि पहले मैंने लिख दिया इफ वर्ड के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ वर्ड के साथ पहले मैंने क्या लिख दिया? और मेन क्लॉज का फॉर्मूला फिक्स्ड रहेगा। यानी अब इफ, अगर मैं कहता हूं कि इफ वर्ड के साथ प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा तो प्रेजेंट डेफिनेट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। लेकिन मेन क्लॉज का एक ही फॉर्मूला है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस मोडाल। मोडाल होगा कौन सा? प्रेजेंट का। देखो ऊपर लिखा मैंने, मोडाल कौन सा होएगा? प्लस, नॉट लगना होगा तो लग जाएगा, प्लस V1 प्लस प्रेडिकेट। तो मोडाल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस V1 प्लस प्रेडिकेट, ये मेन फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला रहेगा आप इफ क्लॉज के अंदर टेंस, चाहे प्रेजेंट डेफिनिट रखो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट रखो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस रखो, मेन क्लॉज के फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। तो देखो पहला हमने एक सेंटेंस बनाया, हमने एक सेंटेंस लिखा, अगर तुम तेज चलोगे तो ट्रेन पकड़ लोगे। अब हमने बोलना तो क्या है? अगर तुम तेज चलोगे, लेकिन ये बात लिखनी किस में पड़ेगी? मोडाल के बिना। तो मोडाल के बिना लिखोगे तो ये लाइन कैसे बनी? इफ यू वॉक फास्ट, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। तो यू क्या है? देखो, यू सब्जेक्ट है, विल क्या है? मोडाल, और कैच क्या है? V1, और द ट्रेन क्या है? PD। तो जो ऊपर फॉर्मूला था मेन क्लॉज का सेट आ गया, जैसा मेन क्लॉज का फॉर्मूला था वैसा आ गया, यू विल कैच द ट्रेन। और इफ क्लॉज का जो फॉर्मूला था, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट डेफिनेट है तो प्रेजेंट डेफिनेट लगा हुआ है,
V1 किसकी निशानी होती है? अगर V1 अकेला लगा हो या V1 प्लस SCS लगा हो तो ये दोनों किसकी निशानियां हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर V1 अकेला आया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, और V1 प्लस SCS तो वैसे ही अकेला आता है। जब V1 के साथ SCS लगा होता है तो फिर साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब कभी आ ही नहीं सकती। अब अगर मैं सेंटेंस नेगेटिव बनाना चाहूं तो मैंने लिख दिया इफ यू डू नॉट वॉक फास्ट। अगर तुम तेज नहीं चलोगे तो ट्रेन मिस कर दोगे या ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। शर्त क्या है? तुम्हें तेज नहीं चलना। अगर तुम ट्रेन मिस करना चाहते हो तो मैं क्या बोलूंगा? अगर तुम तेज नहीं चलोगे तो ट्रेन मिस कर दोगे। इसका मतलब शर्त क्या है? धीरे ही चलना पड़ेगा ना। सो इफ यू डोंट वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन या यू विल नॉट कैच द ट्रेन। अब एक सेंटेंस फटाफट मेरे को आप बना के दिखाओ। अगर तुम मेडिसिन वक्त पर लोगे, अगर तुम मेडिसिन वक्त पर लोगे तो ठीक हो जाओगे। अब ये सेंटेंस इंडेफिनिट में ही बनाया मैंने। तो मेडिसिन लेने के लिए क्या आएगा? तो लेने के लिए टेक कह सकते हैं। वक्त पर का मतलब ऑन टाइम। यू विल गेट वेल, यू विल गेट वेल सून। सून यानी जल्दी। हाँ, रिकवर भी हो सकता है। हाँ हाँ, यू विल बी फाइन। बी का मतलब होना, हो जाओगे। तो यू विल रिकवर सून या यू विल गेट वेल सून। विल के बाद अगर आप गेट लगाते हो तो भी वो V1 है, रिकवर लगाते हो तो भी वो V1 ही है। समझ आ रही है? लाइन बन गई। और कोई ऐसा सेंटेंस? इफ यू डोंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम यू विल डाई सून। तुम जल्दी मर जाओगे। क्या ये स्ट्रक्चर समझ आ रही है? क्या कैसे बनाया? ठीक है। अगर तुम पौधों को पानी दोगे वक्त पर तो वो जल्दी ग्रो करेंगे, जल्दी ग्रो कर जाएंगे। क्या बनाओगे इंग्लिश इसकी? पानी देने को वाटर ही कहते हैं। हाँ जी। इफ यू वाटर द प्लांट्स ऑन टाइम दे विल ग्रो फास्ट। इंग्लिश तो आती है तुमको, सही है। फिर इसका मतलब लिख लो कॉपी में ये वाला, इफ यू वाटर द प्लांट्स ऑन टाइम दे विल ग्रो फास्ट। अभी हमने ये जो सेंटेंस बनाए इसमें क्रिया हो रही थी इफ क्लॉज के अंदर। क्रिया हो रही थी इफ क्लॉज में। और अगर हम नॉन एक्शन वाला सेंटेंस बनाए, जैसा कि आप घर में बोलते हो, बड़ा हम सब बोलते हैं, अगर तू मेरा भाई है तो तू मेरे लिए मैगी छोड़ देगा। अगर तू मेरा,
तो अगर तू मेरा भाई है तो तू घर पे कुछ नहीं बताएगा। तो आपने शर्त लगा दी, एक कंडीशन लगा दी, अगर तू मेरा, ठीक है ना, अगर तू मेरा भाई है तो मेरे लिए पानी लेके आएगा। तो अगर तू मेरा भाई है, अगर तू मेरी बहन है, इसमें कोई क्रिया तो नहीं है, ये नॉन एक्शन सेंटेंस। लेकिन आपने जब इसको शर्त में बना देते हो, अगर तू मेरा भाई है, अगर तू मेरी बहन है, अगर तू मेरा दोस्त है, तो ये आपने एक शर्त लगा दी, अगर दोस्त है तो तू मेरा काम करेगा। तो अब वो मेन क्लॉज में तो एक्शन है, लेकिन इफ क्लॉज में एक्शन नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस बन सकता है ना, जैसे अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर हो तो तुम पेशेंट को ठीक कर दोगे। एक बड़ा डॉक्टर छोटे डॉक्टर को कह रहा है, मान लो भी अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर हो तो तुम इस पेशेंट को ठीक, तो इसका मतलब शर्त आ गई ना भी, अगर अच्छा डॉक्टर है तो इस तरह का सेंटेंस अब मैंने एक बना दिया, ठीक है ना। अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं हो, अब देखो नॉन एक्शन सेंटेंस बनाना है तो इज एम आर सही बनेगा, इज एम आर प्लस पीडी, यानी नाउन या एडजेक्टिव। यहां पीडी का मतलब क्या है, नाउन या एडजेक्टिव। और इस सेंटेंस में इज एम आर क्या होंगे, मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, याद है। नॉन एक्शन सेंटेंस के अंदर अगर बात प्रेजेंट की है तो इज एम आर मेन वर्ब का काम करते हैं, और बात पास्ट की हो तो वाज वर मेन वर्ब का काम करते हैं। हाँ जी, तो जल्दी से बना दो एक आधा सेंटेंस, यही वाला बनाओ, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुम मेरा होमवर्क करोगे। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुम मेरा होमवर्क करोगे। इफ यू आर माई ट्रू फ्रेंड यू विल डू माई। सही है। अगर तुम एक अच्छे मैकेनिक हो तो तुम ये मशीन बन जाएगी लाइन। इफ यू आर अ गुड मैकेनिक यू विल, हाँ कैन भी आ सकता है, कर सकते हो और कर दोगे, कैन भी लग सकता है यहां पे। यू कैन फिक्स दिस मशीन या इंस्ट्रूमेंट जो भी है, ठीक करने को क्या कहते हैं, फिक्स। तो मैं मान लूं ये बात समझ आ रही है। तो अभी हमने एक बार जैसे हमने कहा कि C1 के अंदर इफ क्लॉज प्रेजेंट में रहता है, तो इफ क्लॉज का मतलब एक तो इफ वर्ड आएगा और एक साथ में क्या लग जाएगा, टेंस। तो अभी हमने इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट जोड़ के दिखाया आपको, एक्शन नॉन एक्शन। अब हम चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें चलेंगे। अच्छा एक चीज अभी और रहेगी, देखो कुछ होने को भी अपने मान सकते हैं, जैसे अगर आपको मेन वर्ब के रूप में क्या दिखाई दे रहा हो, हैज हैव, तो भी ये सेंटेंस बन सकता है कंडीशनल। यहां पे हैज हैव किसका काम कर रहे हैं, और जब हैज हैव मेन वर्ब का काम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये पोजेशन दिखा रहे होते हैं। क्या दिखा रहे होते हैं, ये पोजेशन दिखा रहे होते हैं, यानी हक अधिकार की सब्जेक्ट के पास ये है या सब्जेक्ट में ये है। क्लियर है। तो मैंने कहा अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो ये कार खरीद लेगा या वो तुम्हारी मदद कर देगा। समझ आ रही है। तो अगर उसके पास पैसे होंगे तो इफ ही हैज मनी। मान लो कोई एक आदमी है जो आपको पता है भी जब भी नई कार आती है मार्केट में वो पक्का ही खरीदता है।
तो आपने कहा यार ये कार आ गई, वो तो खरीद ही लेगा। हाँ, अगर उसके पास पैसे होंगे तो खरीद लेगा, तो शर्त है ना, अगर उसके पास पैसे होंगे तो खरीद लेगा। या मान लो आप उम्मीद लगा रहे हो किसी से पैसे लेने की, भी यार वो मेरी हेल्प कर सकता है, तो घर वाले कह रहे हैं अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो तेरे को दे देगा। इफ ही हैज मनी ही विल गिव यू, या ही विल हेल्प यू। तो ये जो बात आ रही है, ये इसके अंदर अभी भी टेंस तो इंडेफिनिट ही चल रहा है, क्योंकि यहां पे हैज, ये हैव किसका काम कर रहा है, और हैज किसका काम करता होता है, V1 प्लस SES जैसा, याद है। तो यहां पे इफ ही हैज मनी, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो ये कार खरीद लेगा। अगर मैं कहूं कि अब आप एक सेंटेंस बनाओ, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम ये एग्जाम क्लियर कर दोगे। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम ये एग्जाम क्लियर कर दोगे। हाँ जी, इफ यू हैव नॉलेज यू विल क्लियर। और अगर आपने कहीं कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इफ यू डोंट हैव, लिख लो लिख लो लिख लो, इफ यू डोंट हैव, अरे बिना आवाज तो धीरे रखो, अरे और तेज होगी, प्रीत है क्या? हाँ जी, चले आगे, बन रहा है सेंटेंस। ले अब प्रीत बनाएगा एक सेंटेंस, खड़ा है प्रीत, चल फिर बता। अगर उसके पास बुक्स नहीं होंगी तो वो तुम्हें नहीं देगा बुक्स। अगर उसके पास बुक्स नहीं होंगी तो वो तुम्हें बुक्स नहीं देगा। पंजाबी बनानी है, इंग्लिश ही बनाएगा। मैंने कहा अगर उसके पास किताबें नहीं होंगी, शुक्र है, चलो ठीक है, सही है एकदम, शाबाश शाबाश। चलिए जी, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए अब अपने बात करते हैं कि इफ क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं अपने, लेकिन रखेंगे कब? जब हम कोई ऐसी बात कहना चाह रहे हैं कि ये काम जब पूरा हो जाएगा ना तो उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। पूरा होने वाली एक बात उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं? जब कोई चीज पूरी हो चुकी है, जब कोई क्रिया पूरी हो चुकी हो। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल देखिए कि व्हेन या आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद वी विल गेट द रिपोर्ट। रिपोर्ट कब मिलती है? जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है या पूरी हो चुकी होती है? तो जब अपने को कोई ऐसा शर्त के अंदर कोई ऐसी बात बोलनी है कि जब तक ये क्रिया पूरी हो जाएगी तभी ये होएगा, तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही हो, ऐसा एहसास हो रहा हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ के अंदर क्या बनाएंगे? इफ क्लॉज। तो इफ क्लॉज का मतलब एक तो इफ वर्ड और साथ में अब टेंस कौन सा लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हमें इस तरह की बात करनी है। दूसरी बात, इसके अंदर जब भी आपको इफ वर्ड यूज करना है
तो यहां पे इफ वर्ड यूज करने के तीन ही ऑप्शन है हमारे पास, इफ, व्हेन और आफ्टर। हम इन्हीं तीन वर्ड्स को इफ वर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। जब हमारा टेंस साथ में कौन सा यूज करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आप यूज करते हो इफ क्लॉज के अंदर, तब इफ वर्ड के रूप में हमारे पास तीन ही ऑप्शन है। कौन कौन से, इफ, व्हेन और आफ्टर। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने कहा मैं काम पूरा होने के बाद ही जाने दूंगा, या जब तुम काम पूरा कर चुके होगे ना तो ही जाने दूंगा। जब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं तो मेरे को इसका मतलब जो शर्त मैं बोल रहा हूं ये अभी पूरी होने वाली है, मतलब अभी इसके अंदर पूरा होने के चांस है तो C1 के अंदर ही, तो C1 के अंदर है और मैंने कहा है कि पूरा होने के बाद ही, तो इसका मतलब मेरे को अब इफ क्लॉज बोलना किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है ना। तो इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क यू कैन गो होम। अगर तुम मालिक बच्चे कहते सर मैं जाऊं, मैंने कहा हाँ, अगर तुम काम पूरा कर चुके हो तो चले जाओ, या अगर तुम काम पूरा कर चुके होगे तो तुम जा सकते हो, क्लियर है। तो ये मतलब फीलिंग इसकी ऐसी वाली आएगी कि अगर तुम काम पूरा कर चुके होगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा या तुम जा सकोगे, क्लियर है। और अगर आफ्टर लगा लेंगे तो वही पूरा हो जाने के बाद ही तुम जा सकोगे। तो ध्यान यही रखना है कि जब पूरा होने वाली फीलिंग हो तब अपने को सेंटेंस किस में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मैंने वो सारी बातें इसके अंदर लिख दी हैं कि अगर इफ क्लॉज C1 का है उसमें क्रिया का कंप्लीट होना दिखाया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा इफ क्लॉज। उसके बाद अगर इफ क्लॉज का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो इफ वर्ड के रूप में यही तीन आएंगे। और अगर, अब आप ये और देख लो, अगर इफ वर्ड के रूप में आपको कभी भी आफ्टर दिख जाए, अगर कोई इफ क्लॉज दिखाई दे रहा है आपको और उसमें आपको लग रहा है कि इफ वर्ड के रूप में कौन है, तो उसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होएगा कि आफ्टर भी दिख जाए आपको और बात भी पास्ट की हो या कहीं और जा रही हो, तो सिर्फ किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये भी गारंटी है। तो आफ्टर एक ऐसा इफ वर्ड है जो सिर्फ किसको समर्पित है, प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है ना। इफ हो गया, व्हेन हो गया, ये तो कईयों में लगा जाते हैं, लेकिन ये पक्का इसके लिए है। कभी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी बन जाता है, बहुत कम बनता है, बहुत ही कम, लेकिन ठीक है बन जाता है। और उस टाइम क्या है, दरअसल हम कुछ सलाह वाली बात ही कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें मोडाल कौन सा आता है, शुड। देखो मान लो आपने देखा भी कोई बंदा है वो बहुत देर से वेट कर रहा है बस स्टैंड पे खड़ा होके, तो आपने कहा भी इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ बस, अगर आप बस का वेट कर रहे हो तो आपको पता है कि आज बस नहीं आएगी, तो आपने कहा इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ बस यू शुड बेटर टेक अ, तो तुम्हें मेरे हिसाब से टैक्सी ले लेनी चाहिए, ठीक है जी। तो वो क्या कहना चाह रहा है, अगर आप कर रहे हो तो कर रहे हो कॉन्टिन्यूस टेंस है, अगर आप इसका इंतजार कर रहे हो तो आपको टैक्सी ले लेनी चाहिए, क्लियर है। तो इसके अंदर क्योंकि आप सलाह दे रहे हो तो शुड आना चाहिए, चाहिए होता है ना, शुड का मतलब क्या है, तो सलाह देने के लिए फिर अपने कौन सा मॉडल यूज करते हैं, अब एक सेंटेंस मैंने लिखा है, अंटिल यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं होगे लाइफ में। तो इस सेंटेंस के अंदर दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अनटिल और अनलेस, ये दोनों के दोनों जो शब्द होते हैं ना, इनका मतलब होता है जब तक नहीं। क्या मतलब है इसका, जब तक नहीं, ठीक है।
अनटिल लगाओ या अनलेस लगाओ, इन दोनों का क्या मतलब होता है? जब तक नहीं, जब तक तो नहीं शब्द तो ऑलरेडी आया हुआ है ना, तो फिर हम दोबारा नॉट क्यों लगाएं? डू नॉट लगा हुआ है ना यहां पे, और नॉट आया किसके साथ था? तो फिर पूरा का पूरा डोंट हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखता हूं, अंटिल यू वर्क हार्ड, अंटिल यू वर्क हार्ड का मतलब है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। सेंटेंस छोटा सा बन गया, लेकिन मीनिंग अभी अब ये बना है, जब तक तुम मेहनत, और अंटिल यू डोंट वर्क हार्ड का मतलब बन गया जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। फर्क समझ आ गया? अब तो दो बार नहीं आ रहा था उसके अंदर, तो हमने काट दिया। सो अंटिल यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम लाइफ में कामयाब नहीं होगे। अब उस सेंटेंस के अंदर, जो सेंटेंस मैंने अभी बनाया था ये वाला, तो अगर मैं यहां पे डोंट हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर, ये अंटिल लिखा हुआ है, अगर मैं ये डोंट हटा दूं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा? हाँ, अगर मैं डोंट हटा दूं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा? नहीं होएगा। क्या कह रहे हो? कौन सा नोट? हाँ, यहां से मैं डोंट अगर हटा भी दूंगा तो भी ये सेंटेंस पूरा सही नहीं होएगा, क्योंकि अंटिल की जगह अपने को यहां क्या लगाना पड़ेगा? इसका मतलब अंटिल और अनलेस में भी थोड़ा सा क्या है? फर्क है। मतलब तो दोनों का क्या है? जब तक, लेकिन अंटिल और अनलेस में भी थोड़ा सा क्या है? फर्क है। फर्क क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकते, मैंने एक शर्त तुम्हारे ऊपर लगा दी, मैंने तुम्हारी कामयाबी के लिए एक शर्त रख दी। अब इस शर्त को पूरा करना किसके बस में है? ये शर्त कब तक पूरी करनी है, इसका कंट्रोल किसके पास है? तुम्हारे पास। अगर तुम 6 महीने मेहनत नहीं करोगे तो 6 महीने कामयाब नहीं होगे, और 6 साल मेहनत नहीं करोगे तो, मतलब ये शर्त को कब पूरा करना है, कब तक निभाना है, या जैसा भी है, इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके हाथ में। लेकिन अगर मैं कहूं जब तक मैं ना आऊं यहां से उठना नहीं, तो अब कब तक नहीं उठोगे? आपके हाथ में है या फिर अब मेरे हाथ में है? तो जब शर्त पूरा करने का कंट्रोल बंदे के पास होता है तब अनलेस, और जब कंट्रोल नहीं होता हाथ में तब अंटिल। क्लियर है? जैसे अगर मैं कहूं जब तक लाइट ग्रीन ना हो गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, तो अब गाड़ी स्टार्ट करने का कंट्रोल आपके हाथ में है, भी मर्जी आपकी है, लाइट के हिसाब से करना है, तो आपके हाथ में कंट्रोल तो नहीं है ना, भी आपकी मर्जी तो नहीं भी जब दिल करे तब करूं मैं स्टार्ट। तो मैंने कह दिया, तो जब कंट्रोल जो है वो किसी और बात पे डिपेंड करता हो तो अंटिल लगाते हैं, या जब कोई चीज टाइम बाउंड हो, ठीक है ना, मतलब टाइम उसके अंदर बाउंड है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जब आपकी मर्जी में है, जब मैंने कहा भी जब तुम फीस दोगे तब तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, अब तुम फीस चाहे महीने बाद दो, 2 महीने बाद दो, जब दोगे तो ही एंटर करने दूंगा। मैंने कहा जब फीस दोगे तो एंटर करने, तो अब तुम्हारे पे है ना, जब फीस दोगे तो ही एंटर होगे, अब चाहे साल ना दो, साल बाहर रहो। फर्क समझ आ रहा है? तो यहां पे हमने ये चीज अब क्लियर कर दी कि अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यहां पे अनलेस ही आएगा क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है, यहां पे अनलेस ही आएगा। देखो, अंटिल आई कम यू विल नॉट गो एनीवेयर, जब तक मैं नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगे, तो अंटिल ही आएगा यहां पे। अंटिल द लाइट्स टर्न ग्रीन, जब तक लाइट्स क्या नहीं हो जाती तुम कार स्टार्ट नहीं करोगे।
मान लो कोई बच्चा है, वो रेड लाइट पे रुके हुए हैं सारे और वो गाड़ी चालू ही रखा हुआ है, तो उसके पापा ने गाड़ी बंद कराई और कहा कि जब तक लाइट क्या ना हो जाए गाड़ी स्टार्ट। तो कब करेगा स्टार्ट? अब वो उसकी खुद की मर्जी तो नहीं है। क्लियर है जी, बात समझ आ गई? चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। बताओ भाई। सपोज भी एक इफ वर्ड है क्या? सपोज का मतलब क्या था? मान लो अगर। लेकिन हमें पढ़ने में सपोज इफ अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है सपोज का मतलब अकेला मान लो है और इफ का मतलब अगर, तो पढ़ने में ठीक लग रहा है मान लो अगर। लेकिन सपोज का खुद का मतलब ही क्या है? मान लो अगर। तो इसका मतलब हिंदी क्या बनी? मान लो अगर। अगर अभी हिंदी क्या बन रही है? तो गलत हो गया ना। तो अब किसको हटाएंगे? हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो सपोज की तो कोई गलती नहीं है, पंगा किसने लिया आगे? तो ये हटेगा। समझ आ रही है? तो दो इफ वर्ड्स की जरूरत हमें नहीं है। हर इफ वर्ड एक कंजंक्शन है। जब सेंटेंस में क्लॉज ही दो हैं तो कंजंक्शन एक चाहिए कि दो? एक ही चाहिए ना हमें, दो किस लिए चाहिए? आमतौर पर प्रोवाइडेड, इन केस और सपोज, इसके साथ ना इफ लग के आ जाता है क्योंकि पढ़ने में ठीक लगता है। लेकिन ऐसा करने से तो कंडीशनल दो हो गए ना हमारे पास, दो कंडीशनल वर्ड हो गए ना, इफ वर्ड दो हो गए। तो ध्यान रखना, जब भी इनके साथ इफ लग के आएगा तो समझ लो एक चीज तो हटेगी। एग्जाम्पल देखो, और एक तो हमने बता ही दिया आपको, ये रहा सपोज इफ इट रेन्स। मान लो अगर बारिश होती है तो हम प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप इफ हटा दोगे सही हो जाएगा। इफ क्लॉज के अंदर कभी भी क्या नहीं आएगा? मोडाल नहीं आएगा। तो अगर हम यहां विल हटा देंगे तो इसको ठीक करने के लिए फिर ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 नहीं आएगी, इस साथ क्या लगाना पड़ेगा? इफ ही वर्क्स करना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप हटाओगे तो वर्क्स करना पड़ेगा। मोडाल जब तक लगा हो तब तो मोडाल के बाद तो V1 ही आती है, पर हम तो मोडाल हटा रहे हैं फिर, सही है ना? तो गलती यहां क्या थी? इफ क्लॉज के अंदर मोडाल। अब ये एक एग्जांपल मैंने और दे दिया, वी विल गिव यू द रूम ऑन रेंट। हम तुम्हें रूम दे देंगे रेंट पे, शर्त क्या है? कि आप हमें 10,000 एडवांस में दोगे। इसके अंदर अब गलती क्या है? प्रोवाइडेड क्या है इस सेंटेंस में? इफ वर्ड। तो यहां देखो इफ क्लॉज पीछे चल गया ना, तो ऐसा नहीं सोचना, आदत नहीं बना लेनी कि इफ वर्ड इफ क्लॉज हमेशा की तरह आएगा, पीछे भी आ सकता है ना। तो प्रोवाइडेड क्या है? और इफ वर्ड के साथ तो फिर मोडाल। चलिए C2 पे चलते हैं, उम्मीद है बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा ये। अब C2 के अंदर हमें इफ क्लॉज किस में बनाना है? पास्ट में। C1 में हमने किस में बनाया और C2 में किस में बनाएंगे? अच्छा, C1 में हमने इफ क्लॉज बनाया प्रेजेंट में, लेकिन वो मीनिंग देता था फ्यूचर का। और C2 के अंदर हम इफ क्लॉज बनाएंगे पास्ट में, मीनिंग देगा। जैसे कल मैंने कहा था, मैंने बताया था, जैसे कि अगर तूने मुझे फोन कर दिया होता तो मैं छोड़ा था। कोई बंदा अभी रो रहा है और आप अभी उसको ये बात कह रहे हो ना, ले तू मुझे फोन कर देता, तो अभी सिचुएशन तो प्रेजेंट की है, लेकिन अब हो तो कुछ नहीं सकता। अब हो तो
कुछ नहीं सकता। तो C2 में इफ क्लॉज किस में बनेगा? पास्ट में। मीनिंग किसका देगा? लिख लो, प्रेजेंट के नीचे लिख लो मीनिंग। मीनिंग किसका देगा? प्रेजेंट सिचुएशन का। लेकिन लिखा किस में जाएगा? इफ क्लॉज पास्ट में आएगा, मीनिंग किसका देगा? प्रेजेंट का। देखो जी, अब इसके अंदर मेन क्लॉज के फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आ गया, मोडाल का। मोडाल अब प्रेजेंट की जगह किसका यूज होएगा? पास्ट का। हमने C1 में मोडाल सारे कौन से यूज किए? प्रेजेंट के। लेकिन अब C2 में मोडाल कौन सा यूज करना है? पास्ट का। और अब इतना ही ध्यान रखना है कि अब हमें इफ क्लॉज किस में बनाना है? पास्ट में। और पास्ट के अंदर भी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट के अंदर भी सिर्फ किस में? C1 के अंदर तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बना दिया। लेकिन C2 में इतने ऑप्शन हमारे पास, C2 में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती। वर्कड V2 है, तो V2 का मतलब तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम मैच जीत जाते या जीत सकते थे। यू कुड या यू वुड विन द मैच। क्लियर है ये बात? तो अभी हम इंडेफिनिट में ही है। मान लो कोई बच्चा मैच हार गया, अब आप उसके पास जाके बोल रहे हो, बेटा अगर तूने मेहनत की होती या और ज्यादा मेहनत की होती तो तुम मैच जीत जाते। अब हो तो कुछ नहीं सकता ना, शर्त पूरी हो सकती है क्या? अब तो वो बात, अगर तुमने मेहनत की होती तो मेहनत की होती तो बात पुरानी है ना। अब कि अगर पास्ट में मेहनत की होती तो अब जीत जाते। इसी वजह से पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया। क्लियर है? ठीक है। और अगर मैं कहूं जैसे, अगर तुम मुझे फोन ना करते तो मैं उसकी मदद नहीं करता। आपने अभी भी किसी इंसान की मदद करी है जिसको आप जानते नहीं, तो आप उसकी मदद नहीं करते, लेकिन मैंने फोन कर दिया, भी वो आएगा तेरे पास, उसको पैसे दे देना। वैसे वो आता तो आप पैसे नहीं देते। तो अब आपने मदद करने के बाद ये बात कह रहे हो, अगर तुम फोन ना करते तो मैं उसकी मदद नहीं करता। तो इसका मतलब अब सिचुएशन तो निकल चुकी है, मदद तो हो गई, लेकिन अब ये बात पास्ट की है। तो यानी सिचुएशन प्रेजेंट में है अभी, लेकिन फोन तो पहले आया था ना। तो ये बात आपको कैसे करनी है? इफ यू डिड नॉट कॉल मी आई वुड नॉट हेल्प हर। अब अगर एग्जाम्पल में यहां विल आ जाता तो गलत होगा, यहां गलत हो जाएगा अगर विल आ जाएगा तो, क्योंकि मोडाल कौन सा चाहिए? पास्ट का चाहिए। तो क्या ये इंडेफिनिट टेंस है? नेगेटिव में डिड प्लस V1 आ गया। इफ यू डिड नॉट कॉल मी आई वुड नॉट हेल्प हर। इफ यू डिड नॉट इनवाइट मी, अगर तुम मुझे इनवाइट ना करते, आई वुड नॉट कम हियर, मैं यहां। अब एक सेंटेंस बनाओ, अगर तुम तेज चलते तो ट्रेन पकड़ लेते। खुद बनाओ इसका। अगर तुम तेज चलते तो ट्रेन पकड़ लेते। अगर तुम तेज चलते तो ट्रेन पकड़ लेते। बताओ भाई। इफ यू वॉक, इफ यू वॉक्ड फास्ट, you would catch the train। क्योंकि अब वुड के बाद हमें मोडाल अगर हमने लगा दिया है तो V1 चाहिए। आप वुड लगाओगे तो लाइक हिंदी बनेगी कि तुम ट्रेन पकड़ लेते, और अगर कुड लगाओगे तो पकड़ सकते थे बन जाएगा।
और माइट लगा दो तो शायद पकड़ लेते। मुडाल तो कोई भी लगा सकते हो, मीनिंग में फर्क आएगा। वुड का मतलब भी हाँ पकड़ लेते, कुड का मतलब पकड़ सकते थे, और मतलब पोटेंशियल की वाली बात होती है। और माइट लगा दो तो शायद पकड़ लेते। और अगर मैं कहूं कि अगर तुम तेज ना चलते तो ट्रेन मिस कर देते। इफ यू डिड नॉट, अब वॉकड आएगा, वॉक। इफ यू डिड नॉट वॉक फास्ट यू कुड या वुड, यू कुड या वुड मिस द ट्रेन, लिख सकते हैं। यू कुड मिस द ट्रेन, या फिर यू कुड नॉट कैच द ट्रेन, ऐसे बन सकता है। यू कुड नॉट कैच द, तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाते। हाँ जी, अब इसके अंदर भी नॉन एक्शन है, इसके अंदर भी क्या है, नॉन एक्शन। लेकिन इसके अंदर जो नॉन एक्शन है, जब अगर नॉन एक्शन सेंटेंस बनाना हो तो वाज पर दो ऑप्शन थे ना, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, जब अपने को नॉन एक्शन सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ वर्ब से बनेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिर्फ किससे बनेगा, वर्ब से। ये निशानी है कंडीशनल सेंटेंस की। चलो यहां से अपने कल करेंगे, क्योंकि यहां से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा।